चलिए, एकदम शांत हो जाइए। आज हम लोग अगला एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो नई एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है। वही है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है, इसकी महत्वता क्या है, ये क्यों आवश्यक है और इसमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जिनको हमें अपने स्मृति में, अपने ध्यान में रखना है। इस हफ्ते थोड़ा सा पढ़ाई का शेड्यूल थोड़ा लंबा चला है, क्योंकि शनिवार और रविवार को भी पढ़ाई हो गई। आज संडे है, हाँ रविवार है। आज कपड़ा धोने का डे है। लेकिन हुआ क्या कि इस सप्ताह हमने कहा कि पुराने साल है, खत्म होने जा रहा है, तो अपन एक्स्ट्रा क्लास रख लेते हैं और नए साल में छुट्टी कर देंगे अपन, है ना। तो 31 और 1 की छुट्टी रहेगी आपकी। और भाई क्या पता 31 को धूम धड़ाका हो, सुबह 1 को गुनगुन सुबह आंख ना खुले, है ना। क्यों गुनगुन? भाई कठिनाई हो सकती है। और तो हमने कहा 2 दिन की छुट्टी लो, तो 2 दिन का कैसे कंपनसेट होगा। हमने कहा शनिवार और रविवार को क्लास रख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनका शनिवार रविवार का पहले से ही कुछ प्लान सेट था, वो लोग चले गए। जाने वाले कौन रोक पाया है, भगवान उनकी। ठीक है। तो आज जो संडे था वो कपड़ा धोने का डे था, तो वो आप 1 तारीख को धुलिएगा, क्योंकि साल के पहले दिन जो काम करते हैं वो फिर साल भर करना होता है ना। नहीं करोगे, नहीं छुट्टी दिए हैं ताकि उस दिन पढ़ाई करो, ताकि आप साल भर नहीं जीवन भर पढ़ाई करो। नीट की नहीं, मेडिकल कॉलेज की और बाकी नीट की सब। आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। इसमें आज हम लोग ना लिखने का काम थोड़ा कम करेंगे, सुनेंगे ज्यादा, समझेंगे ज्यादा। पुरानी मतलब पिछले सेशन में हमने जब ये टॉपिक पढ़ाया था, तो आप लोगों में से कितने लोग थे जिन्होंने ये क्लास अटेंड करी थी? एक लास्ट सेशन में अनस थे तक, तुम थे क्या? 2, चलो 3, ठीक है। तुम लोग एकदम शांत बैठोगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं, एकदम चुप रहेगा ना। ऐसे कुछ केबीसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो इन लोग पहले से पढ़े हैं तो ये आंसर देंगे, इसलिए बाकी लोग, तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं, ठीक है। तो हमने बोला कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है सर ये टॉपिक। अच्छा, आप सब पढ़े लिखे हो, 12वीं करके आए हो, पढ़ के आए हो ना। 12वीं पढ़ के आए हो ना, बोर्ड का परीक्षा दिया था ना। हाँ नहीं, मैं हम सबको देख रहे, तुम अपने ऊपर क्यों ले रहे हो। हमारा प्रश्न तो सबसे है। तो जब 12वीं का परीक्षा दिया होगा तो उसमें इस चैप्टर का जिक्र कहीं ना कहीं आया होगा, पढ़े होंगे। ज्यादा आपने नहीं पढ़ा होगा, 2, 4, 10 पॉइंट ऊपर ऊपर से पढ़ लिए होंगे, 5, 6
फुल फॉर्म पढ़ ली होंगे, ये फुल फॉर्म याद कर लो, ये पूछा जाता है, ये 5-6 पॉइंट है, यही आता है ना। हाँ, तो परीक्षा के अगले दिन भूल गए होगे, परीक्षा में ही भूल गए थे। चलो, आज नहीं भूलोगे, आज जो पढ़ोगे वो नहीं भूलोगे, क्योंकि पढ़ाई तो वही है, पढ़ाने का तरीका या समझने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। एक टीचर की यही जिम्मेदारी होती है कि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, इस टॉपिक की महत्वता आप समझ जाओगे तो टॉपिक आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। टॉपिक की महत्वता पढ़ाई से ज्यादा हमारी जो सामाजिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति मतलब हमारे आसपास का जो समाज है, उस समाज की स्थिति के अनुसार इस टॉपिक की आवश्यकता पड़ी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सर इसमें हेल्थ भी आता है और रिप्रोडक्शन भी आता है। हमने अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में हेल्थ पढ़ा और फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्शन पढ़ा, तो हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म, अगले चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। हेल्थ हमने पढ़ा था कि भौतिक, मानसिक और सामाजिक अवस्थाओं की सामान्य स्थिति को हमने हेल्थ पढ़ा। अब बोले सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? तो ये जो समाज है हमारा, जिसको हम जनन स्वास्थ्य कह रहे हैं, ये हमारा जो समाज है, हमारे आसपास जो लोग हैं, सीधे शब्द में बोले तो उनकी जाहिलियत दूर करने के लिए, किसको दूर करने के लिए? जाहिलियत दूर करने के लिए सरकार ने कहा कि भैया इनको सामाजिक स्थिति से अवगत कराना बहुत जरूरी है, और उसके लिए ये टॉपिक लाया गया ताकि लोगों में थोड़ी सी समझ हमारे समाज के प्रति बने। अब इसमें पॉइंट हम शुरू कहां से करें तो समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे अभी भी मालूम है कि बहुत से लोग, आप लोग यहां पे होंगे जिनको इस चैप्टर का अर्थ ही नहीं मालूम होगा कि सर इस चैप्टर का अर्थ क्या है, और अर्थ का अनर्थ बहुत अच्छे से करते हैं लोग। तो चैप्टर का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। इस टॉपिक का जो अर्थ है, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो अर्थ है, इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जिस समाज में रहने वाले लोगों में जनन क्रिया सामान्य रूप से पाई जाए और उनके जनन अंगों की संरचना और कार्य भी सामान्य रूप से पाया जाए, जिससे एक जनन रूप में स्वस्थ समाज का निर्माण किया जाए। यही इसका उद्देश्य है। और ये इसकी एक सरल परिभाषा है कि एक ऐसे समाज का निर्माण जिसमें सामान्य जनन अंग युक्त जो व्यक्ति हैं वो पाए जाए, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण। इसकी एक परिभाषा WHO ने भी दी। WHO सुना होगा, हु, कौन? WHO सुना होगा ना, हु, WHO, हु, कौन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मालूम है ना? आगे बैठे तो कहां देखूं मैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, तुम एक आध दिन पिटाई खाओगे, है ना? विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO ने भी इसकी एक परिभाषा दी। WHO ने परिभाषा दी कि किसी भी जनसंख्या में या किसी भी समाज में भौतिक, व्यवहारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक नहीं, भावनात्मक, भौतिक, व्यवहारिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से सामान्य स्थिति को विकसित करना, जिससे उस समाज में रहने वाले लोगों में
जनन क्रिया सामान्य रूप से पाई जाए, आध्यात्मिक नहीं जाएगा, वो स्पिरिचुअल हो जाएगा, ठीक है, ताकि जनन रूप में स्वस्थ समाज का निर्माण हो। अब तुम सोचोगे सर इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? मतलब की बात आते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं। आप इसी समाज का हिस्सा हो। हम नियम कायदे कानून की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि इसी समाज के एक व्यक्ति होने के नाते क्या आपको लगता है कि यह समाज ठीक है? इसी समाज के एक सम्मानित व्यक्ति होने के नाते क्या आपको लगता है कि यह समाज ठीक है, इसमें सब कुछ बढ़िया है? कितने लोगों को यह लगता है? जरा हाथ ऊपर करो। तो यानी हमें इस समाज को बदलना है, और बदलने की शुरुआत खुद से करनी है, क्योंकि हम सुधरेंगे जब सुधरेगा। तो सबसे पहले सुधार किसके अंदर लाना है? अपने अंदर। सर सुधारना क्या है, समझने की कोशिश करें। हमारे समाज में बहुत सी तरह की कुरीतियां हैं, और जब तक हर एक व्यक्ति सही नहीं होगा तब तक ये समाज नहीं सही होगा। अच्छा, समाज ही निर्धारित करता है कि समाज में लोग कैसे होंगे। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, किसी शहर में अगर विश्वविद्यालय ज्यादा खुल जाए, 3-4 विश्वविद्यालय खुल जाए, हॉस्पिटल खुल जाए, मेडिकल कॉलेज खुल जाए, तो आप पाओगे कि वहां के समाज में एक अलग तरह का परिवर्तन आता है। किसी समाज में 10-20 दारू की दुकानें खुल जाए तो वहां के समाज में एक अलग तरह का परिवर्तन आता है। समाज की जरूरत है वो, है ना? ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई वाइन शॉप है या लिक्कर शॉप है, अब उस समाज ऐसे समाज में खुल जाए जहां कोई वाइन का कंजम्पशन नहीं करता, तो वो दुकान नहीं चलेगी। लेकिन वो खुलती ऐसी जगह है, उसके लिए न किसी प्रचार की जरूरत, ना किसी प्रसार की जरूरत, बहुत सारे नियम कायदे आ गए हैं। तो हमारे समाज में ये जो व्यवस्थाएं आपको दिख रही ना, ये हमारे समाज का आईना है। समाज का आईना कैसे समझते हैं? कोविड का समय काल याद करिए, जब स्कूल बंद थे, कोचिंग बंद थी, मंदिर बंद थे, ऑफिस बंद थे, दारू की दुकान खुली थी। ये समाज का आईना ही था ना। और जो लोग वहां दुकान पे खड़े थे वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े थे कि एक हाथ की दूरी बनाकर हम सारे नियम कायदे कानून वहां पर पालन किए जा रहे थे। मास्क भी लगा था, एक सैनिटाइजर की बोतल जेब में रखी थी, दूसरे खरीदने आए थे। ये सब हमारे समाज को ही दिखाता है। 2014 के पहले, मुझे उम्मीद है आप लोग छोटे रहे होंगे उस समय, छोटे ही थे ना, 10 साल तो हो ही गया है ना? कितने हो गए? 10 साल हो गए 2014 को। 2014 के पहले के भारत को अगर आप देखिए, हर जगह कूड़ा कचरा गंदगी। फिर आया स्वच्छ भारत अभियान। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ स्वच्छ हो गया है, लेकिन हाँ 2014 के पहले में और 2014 के बाद में अब बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। बाकी हर जगह कूड़ा कचरा तो दिख ही जाता है, कचरे जाहिल लोग अभी भी हैं हर जगह, तो दिख जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी साफ सफाई पहले की तुलना में कहीं ज्यादा है। स्वच्छ भारत अभियान मालूम ही होगा आप सभी को, ये भी समाज को प्रदर्शित करने वाला एक अभियान था। उस अभियान को लाने की क्यों जरूरत पड़ी बताइए? क्योंकि हमारी समाज की आवश्यकता थी। और स्वच्छ भारत अभियान आप देखोगे तो उसमें गांधी जी का चश्मा जो है उसको लोगो बनाया गया, गांधी जी का चश्मे को लोगो बनाया गया है। और उसका एक चश्मे का जो एक आंख है उस पर लिखा है स्वच्छ और दूसरे पे लिखा है भारत। जिस आंख से स्वच्छ दिखता है
उस आंख से भारत नहीं दिखता, और जिस आंख से भारत दिखता है उस आंख से स्वच्छ नहीं दिखता। मैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि हमारे जो महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने ही स्वच्छता को लेकर बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, और इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान में उनका लोगो लिया गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये इस अभियान से हमारे समाज में परिवर्तन आया। एक और अभियान आपने सुना ही होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुना होगा ना? पूरा नहीं सुना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा तुम धनिया लाओ पुदीना लाओ। अब इस अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले तो ये सोचो। और अब इस अभियान में एक संशोधन की जरूरत है, जो मेरा मानना है। अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भारत ऐसी कई सामाजिक कुरीतियों से घिरा हुआ था और अब भी है, जिसमें कि जो असमानता है, लड़के और लड़कियों के बीच में जो असमानता है, उसका स्तर बहुत बड़ा था। अब कुछ ज्यादा ही समानता आ गई है। असमानता जो है कुछ ज्यादा ही खत्म हो गई है। लड़कियों का तो स्तर आया है, ऊपर आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समानता मतलब कंधे से कंधा मिला के चल रही है। लड़कों में बड़ा परिवर्तन आने लगा है। आजकल इंस्टाग्राम पे देखिए तो अब बेटा बचाओ अभियान भी शुरू होना चाहिए। बेटा बचाओ, नहीं तो बड़ा दिक्कत में पड़ जाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो जरूरी है, लेकिन बेटा को भी शिक्षित बनाओ और योग्य बनाओ, और उसको भी अब बचाने का अभियान शुरू होना चाहिए। मेरा जो मानना है उसमें संशोधन की आवश्यकता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं। कई ऐसे सुपुत्र हैं जिनके पिताजी ने सपना देखा था कि हमारे लड़के का बारात निकलेगा, लड़का अपना डोली निकालने की तुला हुआ है, और इंस्टाग्राम पे अलग अलग तरह की वेशभूषाओं में, अलग अलग रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है। आप लोग सब वाकिफ होंगे। हाँ हाँ, वही बेटा जो रात को ऐसे है, वही उसी की बात कर रहा हूं। अब बात आती कि ये जो हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा समाज एक गलत दिशा में जा रहा था। अब उसकी दिशा में थोड़ा सा सुधार आया है। कैसा सुधार आया है? आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, आप ही लोग जवाब दीजिएगा। कितने ऐसे लोग हैं यहां पर जो बैठे हैं जो इस बात को, आप लोग मतलब जज मत करना किसी को, मेरा प्रश्न है, उस प्रश्न को बस सोचना कि अपने आसपास आप कितने ऐसे परिवार को जानते हैं जिनके घर में 3, 4 या 5 से अधिक बच्चे हैं। अपने घर में किसी को जज मत करना, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। अगल बगल रिश्तेदारों में आसपास आप सोचना, 2 से अधिक, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कोई कोई 10 भी होगा, कोई कोई 11 है, 14 है, चलो ठीक है बस। और उसमें, अरे सुन लो मेरी बात, और उसमें जो बच्चे होंगे 5-6 जो बच्चे होंगे, उसमें शुरुआत से लड़कियां हैं शुरू में। हाँ है ना ऐसा? बस इसी के लिए बेटा इस अभियान की जरूरत पड़ी। इसी, ये जो सोच थी हमारे समाज की, इसी सोच को, अब सर ये कैसी सोच है? अब सोच क्या है समझो बेटा, दांत नहीं दिखाओ, निकाल के कान पे लगा दूंगा, है ना? अब सोच क्या थी, उस सोच को समझिए। हम कह रहे हैं किसी के 4 बच्चे हों, 5 बच्चे हों, 6 बच्चे हों, तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि शुरुआत से
पहले दूसरे तीसरे चौथे क्रमांक पे लड़कियां होती, तभी वो 5वें 6वें तक जाते हैं, है ना। बहुत रेयर ऐसा मिलेगा कि शुरू से 5-6 लड़के हुए और फिर 7वें नंबर पे लड़की हुई। ऐसा बहुत रेयर मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं मिलेगा, रेयर मिलेगा, मिल सकता है। आप ये बताइए इसका कारण क्या रहा होगा? इसका कारण रहा पुत्र होने की इच्छा। इसका कारण क्या रहा? पुत्र होने की इच्छा। क्योंकि पितृसत्ता जो है हमारे समाज में वो पुत्रों की ही तरफ जो है वो स्थानांतरित होती। हमको याद है कि हमारे गांव में एक हलवाई की दुकान है, और उस बचपन से ही कभी स्कूल जाते आते उसके यहां से कभी मिठाई खा लिए, कभी समोसे खा लिए। तो हाँ, ऐसे नहीं खा लेंगे, पैसे देके खाते थे, लेकिन स्वाद उसके यहाँ का अच्छा था तो रेगुलर कभी खाते थे, तो वहीं खाते थे। तो अभी कुछ सालों पहले मैं गया वहां पे, मेरे ख्याल से अब उसका देहांत हो गया है, लेकिन उस समय मैं गया था 2015-16 में। मैंने उससे बोला और क्या, कैसा जीवन चल रहा है? तो बोले साहब जीवन तो ठीक चल रहा है, 9 लड़कियां हो गई हैं, उसके बाद एक लड़का हुआ। अब कारण यही रहा होगा, पितृसत्ता। जो डोमिनेंस है हमारे समाज में, जो प्रभुत्व है कि वही लड़का हो। अब हमने उससे पूछा, हम कहें तुम कोई रियासत के राजा हो, कहीं कि तुम रजवाड़ा खानदान के हो, कि तुम्हारे लड़का नहीं होगा तो तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा, कि तुम्हारी 1000-2000 एकड़ जमीनें हैं पड़ी हुई हैं, लड़का नहीं हुआ तो जमीन कौन देखेगा? कुल मिला के दुला के तो दुकान थी तुम्हारे पास। अब तुम्हारा उस समय मैंने बोला था कि तुम्हारा जीवन 4-5 साल 6 साल और चलेगा, फिर तुम तो चले जाओगे। उसके बाद जो बच्चे हैं इनका क्या होगा? तब ये बात उसको समझ में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये बात अगर उसको पहले किसी ने समझा दी होती तो मैं आपसे ये उदाहरण नहीं दे रहा होता। लेकिन ऐसा जब हम अपने आसपास देखते हैं तो समझने की कोशिश करना, ऐसे लोग एक विकृत मानसिकता से ग्रसित हैं, और वो विकृत मानसिकता वही है कि समाज में जो असमानता है वो बनी रहे। जैसे एक घर है, घर में भी आप देखोगे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, भाई बहन है। आप देखोगे बहुत कम ऐसे परिवार मिलेंगे, बहुत कम ऐसे घर मिलेंगे जहां पर दोनों को, लड़के और लड़कियों को, सारी सुख सुविधाएं एक समान मिलेंगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन कम मिलेंगे। सामान्यतः जो है लड़कों को सुविधा ज्यादा मिलेगी, कम मिल रही है। नहीं, पूरे कंटेक्स्ट में देखो, केवल एक कंटेक्स्ट में नहीं था, पूरे कंटेक्स्ट में देखोगे तो बात समझ में आएगी। मैंने तो बहुत पढ़े लिखे परिवारों में देखा है, पढ़े लिखे, शिक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा होना, शिक्षित होना एक अलग बात है। पढ़े लिखे परिवारों में देखा है कि लड़के और लड़कियों में भेद होता है, पढ़ाई को लेकर, सुविधाओं को लेकर भेद करते हैं। लड़कों को लड़कों की तरह सुविधाएं दी जाती हैं, लड़कियों को समान सुविधाएं नहीं दी जाती। जैसे एक बड़ा उदाहरण है, लड़का अगर 6 बजे के बाद शाम को घूम रहा है तो ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन अगर लड़की 6 बजे के बाद बाहर घूम रही तो 4 बार फोन जाएगा, कहाँ हो? नहीं, आज के बाद नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि घर से बाहर कोई है तो कुछ गलत ही है, लेकिन ये असमानता महसूस होती है। और भारत देश हमारा ऐसा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या है हमारे देश की, तो जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ये विसंगतियां भी बढ़ेंगी।
और इसमें सबसे कठिन कार्य है लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। लोगों को इसके बारे में क्या करना? जागरूक करना। मैं सारे पॉइंट्स को एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा ताकि हम लोग लिखते चलेंगे। जागरूकता में जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो है शैक्षणिक स्तर, पढ़ाई, शिक्षा का स्तर। और ये असमानता ऐसे प्रदेशों में ज्यादा देखी गई है जहां पर शिक्षा के स्तर में कमी होगी। जहां कमी होगी वहां असमानता ज्यादा होगी। जैसे अगर मैं 10 साल पहले का डेटा बताऊं, आज का डेटा नहीं, 10 साल पहले का डेटा या 10 से 15 साल पहले का डेटा, भारत में जो पुरुष और महिलाओं का जो लैंगिक अनुपात था वो 10 साल पहले लगभग 936 अनुपाते 1000, यानी 1000 पुरुषों पर 936 महिलाएं, ये अनुपात था भारत का। जब ये आंदोलन आया, अभियान आया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसमें बहुत सारे कार्य हुए, सुधार हुआ। भारत का जो लैंगिक अनुपात है वो बढ़ चुका है अब 1020 अनुपाते 1000। तो मैं ये मानता हूं कि हमारी जो वर्तमान जो सरकार है इसका एक बहुत बेहतरीन प्रयास था और उस बेहतरीन प्रयास का बहुत बेहतरीन परिणाम भी सामने आए। अब जो अनुपात है वो 1020 अनुपाते 1000, यानी 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं, भारत में ये अनुपात चल रहा है एट प्रेजेंट। ऐसे प्रदेशों की बात करें जहां का शिक्षा का स्तर कम था, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, जब ऐसे प्रदेशों की बात की तो वहां पे इस अनुपात में बहुत बड़ा अंतर दिखा था। जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें तो 2015 के आसपास 806 अनुपाते 1000 का अनुपात था, 806। अभी भी वो अनुपात बहुत नहीं बढ़ा है, लेकिन पहले की तुलना में उसमें वृद्धि आई। समाज में केवल अपॉर्चुनिटी यानी मौके मिलने की ही समानता नहीं है, मतलब असमानता, कई और प्रकार की असमानता भी है। जैसे एक बहुत बड़ी हमारी सामाजिक जो विसंगति है इस समय, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक टॉयलेट। बोलो सर कहां से कहां पहुंच रहे? जरूरी है इसलिए मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। भाई हमने पढ़ा है, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमें मालूम है कि अगर हम मेल और फीमेल के हाइजीनिक रिक्वायरमेंट की बात करें, साफ सफाई की आवश्यकताओं की बात करें, तो मेल से कहीं ज्यादा हाइजीनिक रिक्वायरमेंट होती है फीमेल की। क्योंकि कई तरह के एसटीडीज और कई तरह के दूसरे यूटीआई इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होने की चांसेस फीमेल्स में ज्यादा होती हैं अगर हाइजीन कॉम्प्रोमाइज होता है। और पब्लिक टॉयलेट इसका एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाता है। कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की असमानताएं इनके माध्यम से विकसित होती हैं। धीरे धीरे उसमें भी सुधार आ रहा है, लेकिन अभी यदि हम वर्तमान स्थिति की बात करें, जैसे आप मान लीजिए कहीं यात्रा कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं। सामान्यतः अभी आप लोगों का हो सकता है ऐसा कुछ अनुभव नहीं रहा हो कि परिवार के साथ जा रहे हो, या अभी जनरली आप लोग कहीं भी जाते होंगे, लड़के लड़के या एक आध अकेले चले गए, एक आध दो लोग चले गए। लेकिन जब आप थोड़े से अब बड़े होंगे, आपका परिवार बनेगा, आगे जीवन चलेगा, तो आप भी कहीं परिवार के साथ यात्रा करोगे। और सामान्यतः जब लोग करते हैं तो ऐसी बहुत सी चुनौतियां सामने आती हैं। जब हम लंबी यात्रा पर जाते हैं तो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि पब्लिक टॉयलेट हर जगह पर उपलब्ध नहीं रहते, और जहां रहते हैं तो वहां पर साफ सफाई कैसी रहती होगी वो आप सभी को मालूम। अब ये जो परेशानी है, इस परेशानी का प्रभाव पुरुषों पे ज्यादा पड़ता है या महिलाओं पे? ज्यादा किस पे पड़ता है? महिलाओं पे। क्योंकि
पुरुष जा रहे हैं, अरे भैया लगाना किनारे गाड़ी लगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कहीं भी ऐसे गाड़ी लगा के और पेड़ के पीछे चले जाते हैं। सही बात। लेकिन महिलाओं के साथ ये परेशानी रहती है, और ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती और कई प्रकार के उससे डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं। कई बार सीधे शब्दों में बात करें तो बहुत लंबे समय तक यूरिन होल्ड करके रखना पड़ता है, उसका असर किडनी और यूरेटर और एक्सक्रीटरी सिस्टम पर पड़ता है। तो इसका परिणाम भयानक हो सकता है, लेकिन चूंकि ये पुरुषों की परेशानी नहीं है इसलिए पुरुष इसके बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि पुरुष उसी के बारे में सोचते हैं जो उनकी परेशानी होती है। जैसे घर में ही आप बात कर लीजिए, घर में अगर घर में एक टॉयलेट है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर घर में 2 टॉयलेट हो तो क्या एक टॉयलेट आरक्षित होना चाहिए पुरुषों के लिए और एक टॉयलेट आरक्षित होना चाहिए महिलाओं के लिए? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर एक ही टॉयलेट दोनों यूज करेंगे तो पुरुषों का क्या है, भाई गए टॉयलेट में और पिचकारी पूरी तरफ जो है हर तरफ एकदम फैला दिया, गंदगी मचा के आ जाता, और फिर वहां पर हाइजीन कॉम्प्रोमाइज होता है। तो यदि ऐसा हो कि अगर घर में एक से अधिक टॉयलेट है तो एक टॉयलेट आरक्षित होना चाहिए महिलाओं के लिए और एक टॉयलेट आरक्षित होना चाहिए पुरुषों के लिए, जिससे कि किसी की भी स्वास्थ्य पर कोई परेशानी ना। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? तो ये शुरुआत अब अपने घर से होनी चाहिए कि घर में अगर 2 टॉयलेट है तो एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए, उस पर बाहर लिख दो ही शी। आई बात समझ में? उससे क्या हो जाएगा, घर वाले समझ जाएंगे कि ये वाला यूज नहीं करना है, ये वाला यूज करना। दूसरा जो आता है कि सर ये जो बराबर के जो मौके नहीं मिलते, इक्वल अपॉर्चुनिटी में जो कमी है, वो कमी क्यों है? कमी के बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है सोच। सबसे बड़ा कारण क्या है? सोच। और सोच कहां से विकसित होती है? हम जिस समाज में पैदा हुए, जिस समाज में हमारी परवरिश हुई, तो उसी समाज की सोच का जो असर है वो हमारी भी सोच पर पड़ता है। मैं कुछ पॉइंट अभी यहां पर आप लोगों से डिस्कस करूंगा। जैसे हम बात करते हैं, भाई हम यहां पर जितने भी लोग हैं, ज्यादातर लोगों का जन्म और परवरिश जो है वो ग्रामीण परिवेश में ही हुआ होगा ना। तो हम जहां पैदा हुए, जहां हमारा बचपन बीता, वहां के लोगों की जो सोच थी वही सोच शुरू में हमारी भी थी। अच्छा, मैं आता हूं सामान्य वर्ग से, और मेरा जो जाति है वो राजपूत है, ठीक है, ठाकुर। और ठाकुरों को पिक्चरों में बहुत अच्छे से दिखाया गया है ना। पिक्चरें मतलब अमिताभ बच्चन 70 और 80 के दशक की जो पिक्चरें हैं वो हम ही लोगों के ऊपर तो बनी है। कितना हम लोग समाज को प्रताड़ित करते थे, यही सब तो दिखाया गया ना। खैर ठीक है, करण अर्जुन उठा लो, है ना। शोले में तो फिर भी वो डाकू वगैरह का रहा है, मदर इंडिया उठा लो, है ना। तो अब क्या है कि मैं जिस समाज से आता हूं वो सवर्ण समाज, तो जो बचपन से जो हम अपने आसपास देखते हैं वैसा ही कुछ हमारे दिमाग में भी, हमारे सोच में भी विकास होता है।
और भारत की सामाजिक स्तर पे ना अगर मैं बताऊं तो एक बहुत बड़ी समस्या है, पहले भी थी आज भी है, जातिवाद। दूसरे देशों में रंग भेद एक समस्या है, हमारे यहाँ पर जातिवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। तो बचपन में मैंने जो देखा है, जो समझा है, वो तो अच्छा था कि हमारे माता पिता बहुत पढ़े लिखे हैं, और वो इसलिए पढ़े लिखे कि हमारे दादा परदादा भी बहुत पढ़े लिखे थे। तो हमारे परिवार में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान 3-4 पीढ़ियों से रहा है और आगे भी बना रहेगा। तो पढ़े लिखे माता पिता होने के कारण हमें बचपन से ही जो हमारे समाज में आसपास जो विसंगतियां थी उनको समझने और उनके अंदर भेद करने की सोच विकसित हुई। क्योंकि हमारे पिताजी जिस विभाग में काम किए हैं वो विभाग ही अनुसूचित जाति, उसका नाम ही था समाज कल्याण विभाग, जो कि अनुसूचित जाति के समाज के लिए काम करता था। तो हमारे पिताजी की सोच शुरू से ये रही कि ये भेद अपने अंदर नहीं लाना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने हम लोगों को, जो हमारे आसपास जो ग्रामीण परिवेश का समाज था, उससे दूर रखा कि भाई वहां का असर इनके ऊपर ना पड़े। फिर भी कभी ना कभी गांव जाते, आसपास देखते, तो समझ में आता है यार ये कुछ तो गड़बड़ है समाज में, कुछ ऐसा सिस्टम है जो सही नहीं है। क्योंकि जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं और जो समाज में देखते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। खैर वहां से ठीक है, आगे बढ़े जब मेडिकल कॉलेज में आए, और मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद फिर जब समय मिला थोड़ा सा, तो कुछ ऐसे विषय हम पढ़ते हैं, कुछ ऐसी जानकारी से अवगत होते हैं, तो हमें समझ में आया कि यार बहुत जाहिल समाज से हम आए हैं। मतलब जहां हम रहते थे और हमारे आसपास जो लोग थे और जिनकी जो सोच मानसिकता, मैं नहीं कह रहा आज भी होगी, वो थोड़ी बदल जाएगी, जो हजारों साल से जो चली आ रही है। अब उस चीज को हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो हमें समझ में आता कि नहीं, हमें एक अपनी सोच बनानी होगी और इस समाज को एक दिशा की तरफ ले जाना होगा। फिर कई बार सबके मन में ये सवाल आते होंगे, आपके मन में भी सवाल आते हैं, जब मैं स्टूडेंट था मेरे मन में भी सवाल आता होगा। सबसे बड़ा सवाल आरक्षण को लेकर आता है कि नहीं आता है? ये हमारे समाज की ही देन है कि ये चीज हमारे सिस्टम में आई। जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हम प्रश्न उठाते हैं कि सर हमको 610 नंबर पे कॉलेज नहीं मिला, और हमारे जानने वाला एक लड़का था वो 450 नंबर पे कॉलेज लेकर एमबीबीएस कर रहा है। बात तो गलत है। लेकिन इस गलत बात की जब हम जड़ पे जाएंगे, तो उसके लिए हमें बहुत पढ़ना पड़ेगा। हम 2000 साल 3000 साल के निरंतर हुए शोषण का भरपाई 50 साल 70 साल में नहीं कर सकते, संभव ही नहीं। हम लोग बात करते हैं आजकल, एक बड़ा हॉट टॉपिक आप लोगों के बीच भी चल रहा होगा, मैं चाहता हूं कि जब ये टॉपिक डिस्कस हो ही रहा है तो मैं उसको भी डिस्कस कर दूं। आरक्षण को लेकर जब भी बात चलती है तो आरक्षण 3-4 तरह का मिलता है। एससी एसटी, गवर्नमेंट स्कूल का कोटा, फिर ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण आजकल 2-3 साल से शुरू हुआ। अब आपको मैं इन आरक्षणों के बीच में थोड़ा सा अंतर बता दूं। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो आर्थिक असमानता के कारण दिया जाता है। आर्थिक असमानता, इस सामान्य वर्ग में जो लोग आते हैं और आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए ईडब्ल्यूएस का आरक्षण सिस्टम में लाया गया है। 2-3 साल पहले लाया गया। जो एससी का शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण है और एसटी का जो आरक्षण है, इसकी डिमांड अलग है, इस आरक्षण का आधार अलग है।
जैसे अगर हम 3 साल से अपने समाज की बात करें, 3,000 साल से अगर हम अपने समाज की बात करें, पिछले 3,000 साल, 1-2 साल की नहीं बात कर रहा हूं, 3,000 साल से हम अपने समाज की बात करें तो हमारे समाज में कुछ ही ऐसे लोग थे या एक ऐसा वर्ग था जिसने शिक्षा पर अपना प्रभुत्व जमा रखा था, शिक्षा पर, और उन्होंने ये तय किया था कि हम दूसरे को शिक्षा नहीं देंगे। तो जो अशिक्षित था, जो किसी दूसरे वर्ग में आता था, वो चाह कर भी कभी उस समाज से शिक्षा नहीं ले सकता और कभी भी अपने आप को शिक्षित नहीं कर सकता। तो यानी जब तक भारत देश से निकल के लोग बाहर नहीं गए, किसी भी कारण से बाहर गए, विदेशों में गए, वहां पर जातिगत असमानता नहीं, तब जाके वहां पर पता चला कि शिक्षा ऐसी चीज है जिस पर सभी का अधिकार है। नहीं तो यहां अपने देश में तो 2-3 हजार सालों से एक विशेष वर्ग था जिसने शिक्षा पर कब्जा करके रखा था। तुम इस समाज के, हम तुमको पढ़ाएं, शिक्षित ही नहीं करेंगे। अब भाई जो पढ़ना भी चाहे, जो शिक्षित होना चाहे, तो अब वो शिक्षित नहीं होगा तो उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास भी नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा ही आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास करती है। ये जो भेदभाव हुआ, ये निरंतर तब होता रहा जब एक विशेष वर्ग के लोग उसी समाज के लोगों के साथ रहते थे, एक ही जगह पर, और ये लगातार शोषित रहे। 1-2 हजार साल नहीं, 2.5 से 3 हजार साल का तो इतिहास मालूम है। जो अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइब्स हैं, वो इस समाज से अलग रहे। वो कभी समाज के उनमें, वो अपना जो उनका क्षेत्र था, जंगल था, प्रकृति थी, वहां पहाड़ जंगल में, वहां पर उनका समाज चलता रहा। उन्होंने उपेक्षा नहीं झेली, वो समाज से पीछे रहे लेकिन उपेक्षित नहीं रहे। उपेक्षित तो वो रहा जो समाज के साथ रहा। उपेक्षित कौन रहा भाई? ईडब्ल्यूएस ने आर्थिक विसंगति झेली। एसटी वर्ग जो है वो समाज के पीछे अलग रहा, पीछे रहा, अलग रहा। उस पर शोषण नहीं हुआ। शोषण किसका हुआ? जो समाज के साथ रहा। शोषित वही रहा जो समाज के साथ रहा। तो एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण का आधार है, वो आधार ही अलग अलग है। यहां पर सामाजिक समानता जब तक नहीं मिलेगी, मैं साफ बता रहा हूं, सामाजिक समानता जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये आरक्षण खत्म नहीं होगा। क्योंकि 3,000 साल की भरपाई आप 50 साल या 75 साल या 100 साल में नहीं कर सकते। तो ये हमारे समाज को परिवर्तित करने की जरूरत है, और धीरे धीरे आएगा, सुधार होगा, बदलाव आएगा। हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो समाज को जागरूक करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज से नहीं है, बहुत पहले से जागरूक करने के लिए, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जागरूक करने के लिए, लैंगिक समानता के बारे में जागरूक करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए गए। आज से नहीं, सैकड़ों साल से चलाए जा रहे। शुरुआत राजा राम मोहन रॉय से कर लीजिए। सुना है इनका नाम? कौन थे? सती प्रथा को रोकने वाले। भाई क्यों सती? जैसे अब सती वाली जो प्रथा थी, अब मुझे नहीं मालूम कि वो प्रथा किस कारण, उसके कई कारण बताए जाते हैं, किस कारण वो शुरू हुई होगी। फिर विनोबा भावे का नाम सुना होगा, ज्योतिबा फुले का नाम सुना होगा, है ना? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने समाज को सुधारने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य किए। इनको पढ़ना चाहिए आप लोगों को। पढ़िए कभी समय मिले तो। एमबीबीएस में पहुंचने के बाद पढ़ना, अभी नहीं, समय नहीं है। ठीक है, 31 की रात में पढ़ना बेटा, 2 दिन दे रहे हैं,
31 और 1 को पढ़ना है। तो जब हम ये नहीं बोल रहे कि ये समाज में ये बुराइयां कब शुरू हुई, किस रूप में शुरू हुई, लेकिन आज भी कई ऐसी बुराइयां हैं जो हमारे समाज में उपस्थित हैं और धीरे धीरे इस समाज को प्रभावित करने का प्रयास भी कर रही हैं। उसी में एक और बुराई जिसका जिक्र होता है कई बार, कन्या भ्रूण हत्या। आप किसी सरकारी अस्पताल में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाइए तो वहां पर लिखा रहता है, यहां पर लिंग परीक्षण नहीं किया जाता, यह एक दंडनीय अपराध है। ऐसा लिखा है ना, किसी भी अस्पताल में जाइए वहां लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? क्या जरूरत है उसको लिखने की? क्योंकि वो बताया जा रहा है कि ये गलत है, ये समाज के लिए सही नहीं है और हम किसी भी ऐसी स्थिति का समर्थन नहीं करते। और ये बहुत बड़ा पाप है भारत में। क्यों है भाई कन्या भ्रूण हत्या? क्योंकि लड़कों की इच्छा में कि हमारे लड़के पैदा हो, लोग क्या है, भ्रूण में ही जो कन्याएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी हत्या करवा देते, जन्म ही नहीं लेने देते। तो ये भी एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई थी भी और है भी। और कई प्रकार के दुरुपयोग, कई प्रकार के जो है साइंटिफिक प्रोसेसेस का दुरुपयोग होता था इसको बढ़ावा देने के लिए, तो उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। बहुत कड़े कानून इसको लेकर बनाए गए। फिर हम बात करते हैं कि सर लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। तो ये भारत जैसे देश में किसी को जागरूक करना, आप उम्मीद कर सकते हो कि भारत देश में किसी को जागरूक करना आसान काम है क्या? नहीं है। लेकिन हमारी जो सरकार है वो निरंतर प्रयास कर रही है और आज से नहीं कर रही है, जब से भारत देश आजाद हुआ है तब से चल रहा है। जैसे आज से 30-40 साल पहले की बात करें, आप लोग नहीं देखे होंगे, उस समय आप नहीं रहे होंगे, लेकिन अपने घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछना, कोई एक बीमारी फैलती थी तो गांव के गांव खत्म हो जाते थे। लोग बोलते थे इस गांव पर देवता का श्राप पड़ा है। ऐसे बहुत से कहानियां सुनने में आती होंगी कि इस गांव पर देवता का श्राप पड़ा है, सबको श्राप दिया है और लोग मर रहे हैं। लोग गांव ही छोड़ के चले जाते थे, दूसरी जगह चले जाते। मैं देवताओं की या भगवान की उपस्थिति अनुपस्थिति पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, लेकिन वो जो घटना होती थी, जो बीमारी फैलती थी, जैसे कॉलेरा फैल गया। अब कॉलेरा फैला तो वाटर बॉर्न डिजीज है, कॉलेरा फैला, व्यक्ति डायरेक्ट हो गया। अब डायरेक्ट हुआ तो जो कंटेमिनेशन है, अब उस समय बोरिंग वगैरह तो होता नहीं था, एक गांव का या कई गांव का एक जल स्रोत होता। अगर वो जल स्रोत दूषित हो गया तो उस गांव, जितने भी गांव उस जल स्रोत से जुड़े होंगे, वहां पर बीमारी फैलेगी। इसीलिए जल स्रोतों को साफ रखा जाता था। तो बीमारी फैलेगी और जो भी उस जल वाटर को कंज्यूम करेगा वो बीमार होगा। तो बोलते थे कि इस क्षेत्र पे दैवी आपदा आ गई, श्राप हो गया, लोग छोड़ के भाग जाते थे या बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती थी। कॉलेरा हो गया, हैजा बोलते हैं उसे, टीबी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, लेप्रोसी हो गया। ऐसे कई रोग होते थे। लोग बोलते थे कि ये दैवी आपदा है। जब एंटीबायोटिक्स बन गई, एंटीबायोटिक्स की खोज हो गई, तो वो दैविक आपदा भी बंद हो गई। अब भगवान नाराज नहीं होते, अब भगवान किसी गांव में श्राप नहीं देते। अब लोग
50 पैसे की एंटीबायोटिक खा के भगवान के श्राप को रोक देते हैं। तो ये जो बदलाव आया, जैसे जैसे विज्ञान विकसित हुआ, रोगों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर समझ विकसित हुई और धीरे धीरे बदलाव आया। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना। आज भी आप किसी अस्पताल में जाओ कभी, तो वहां बड़े अनोखे अनोखे स्लोगन लिखे रहते हैं, कि नहीं? स्लोगन, बहुत बेहतरीन पेंटिंग वगैरह बनी रहती है और कई ऐसे निर्देश लिखे रहते हैं। तो वो निर्देश क्यों लिखे रहते हैं? ताकि लोग उनके बारे में पढ़ें, उनको जाने और उनके बारे में जागरूक हो। जैसे एक दीवार पर लिखा है, हम दो हमारे दो। तो ये क्यों लिखा है? क्योंकि उसका एक उद्देश्य है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास है कि छोटा परिवार रखें, छोटा परिवार सुखी परिवार, 2 बच्चे मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर, ऐसे तमाम जो है स्लोगन लिखे रहते हैं। सुना कि नहीं ये स्लोगन? नहीं सुना? किसने किसने नहीं सुना? पंचायत वेब सीरीज थी जो, उसमें लिखा था 2 बच्चे मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर। उसको लेकर उसमें विवाद भी दिखाया गया है कि उस स्लोगन को लेकर ये जो है रूपांतरित रूप था, हम दो हमारे दो का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन था, ताकि लोग उसके बारे में सुने, सोचें, लोगों को बुरा लगे। तो कई तरीके से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। इसमें रेडियो का इस्तेमाल, टेलीविजन का इस्तेमाल, क्या भैया प्याज ज्यादा लग रही क्या तुमको? ठीक है, रेडियो का इस्तेमाल, विज्ञापन का उपयोग किया जाता है, पैम्पलेट वगैरह बांटे जाते हैं और किसी भी तरह से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। और ये प्रयास निरंतर चल रहा है। भारत में जागरूकता बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे आप कुछ उदाहरण अपने आसपास ही देख लीजिए। टीचर आपको साल भर कहता है पढ़ो, पढ़ाई के लिए आपको जागरूक करता है, पढ़ाता भी है, समझाता भी है, फिर भी ऐसे कई लोग हैं जो पढ़ते नहीं। तो ये वही है ना, जागरूकता में कमी। जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन जागरूक हो नहीं रहे। अब जैसे आज 29 तारीख है ना, आज 29 दिसंबर हो गया, 127 दिन बचे हैं आपके हिसाब में। कितने दिन? 127 दिन। 3 दिन इधर मान लो, 4 दिन उधर, 4 3 7 और 4 महीने ये 120 और 4 11वीं मैथ लिया था कि बायो? बायो लिया था ना? हाँ, तो बस मैथ इतनी अच्छी नहीं तुम्हारी। और ये 126 दिन कब एक दिन में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही समय बीतेगा और पता चला एक दिन बचा है। सेंटर देख रहे हैं, सेंटर आ गया है, एडमिट कार्ड डाउन। एक दिन पहले तो यही चल रहा होता है। कुछ लोग सोच के डर जाते हैं, अरे एक जब एग्जाम आएगा तो क्या स्थिति होगी, हाथ पांव। आज अरे अभी 120 दिन, 4 महीना, इसकी बहस क्या देखेंगे, आज काहे को टेंशन है। एक दिन पहले जो होगा वो एक दिन पहले देखेंगे। यही जागरूकता में कमी है। जो उसको गंभीरता से लेता है, सोचता है, समझता है, वो आगे निकल जाता है। जो नहीं लेता है, तो 4 मई है ना, 4 मई, अभी तो ये भी डिसाइड नहीं है कि पेपर आपका फाइनल प्रारूप क्या होगा।
बहुत सारे उस पे भी अभी प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, लगे हैं ना। अभी कुछ पहले से डिसाइड मत करना, जब जो निर्देश आएगा उसके हिसाब से हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। अभी की रणनीति पिछले साल के ही स्तर पे चल रही है ना। जैसे मान लो मुझे जो पूरी पूरी उम्मीद लग रही है कि 3-4 चीजों में से कुछ ना कुछ होगा, नहीं होगा तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। एक तो लग रहा है कि पेपर ऑनलाइन जा सकता है, एक मुझे ये लग रहा है कि पेपर दो चरणों में हो सकता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 क्वालिफाइंग हो सकता है और पेपर 2 जो होगा वो फाइनल होगा। एक मुझे ये लग रहा है कि जैसा चल रहा था वैसा ही चले, जिसकी उम्मीद कम है। एक लग रहा है कि ऑप्शनल क्वेश्चन हटेंगे, जिसकी मुझे ठीक ठाक उम्मीद है कि जो 5-5 क्वेश्चन सेक्शन बी में ऑप्शनल थे वो नहीं आएंगे। ऐसे कई तरह से मुझको लग रहा है कुछ ना कुछ होगा, लेकिन क्या होगा वो तो एनटीए को भी नहीं मालूम अभी क्या होगा। आएगा तो पता चलेगा। जैसे जागरूकता के लिए कभी सिगरेट का डब्बा खरीदो, उस पर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? हाँ बेटा, तुम लोग को बहुत मालूम है कि सिगरेट पीने से कर्क रोग होता है, वैधानिक चेतावनी, स्टैच्यूरी वार्निंग। सिगरेट पीने से कैंसर होता है, कोरोना नहीं होता है, कैंसर होता है। ऐसा लिखा रहता है ना। क्यों लिखा है? लोगों को जागरूक करने के लिए। फिर भी लोग पीते हैं ना बेटा, सही बात ना राशि, सही बात है कि नहीं? हाँ सर पीते हैं, फिर भी अब क्या कर सकते हैं हम? नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो जो उसको ले रहा है, रोशन है ना, जो उसको कंज्यूम कर रहा है, जो उसका सेवन कर रहा है, उसको वो वैधानिक चेतावनी बहुत अच्छे से मालूम है। 31 तारीख भी आई रही है, शाम की वैधानिक चेतावनी पढ़ लेना बेटा। शाम के समय ऐसी कई वैधानिक चेतावनियां सामने लिखी रहेंगी, उनको ऐसे उठाना। अच्छा, हानिकारक है, हानिकारक है। वहां कर्क रोग नहीं लिखा रहता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कहां लिखा रहता है ये? पानी की बोतल पे। पानी की बोतल पे लिखा रहता। क्यों राहुल, तुम्हारे पास पानी की बोतल है, लिखा है क्या उस पे? नहीं, उसने बोला पानी की बोतल, हमने कहा पूछ। अंधा है ना। बैरागी जी कहाँ है भाई? गांव चले गए? अच्छा, दादाजी शांत हो गए, ठीक है। ठीक नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांत करे। और विकास कहाँ है? विकास 31 को घर जा रहे हो ना तुम? यहीं रहोगे? शाम को वीडियो कॉल मत करो। ठीक है। नितिन कहाँ रहोगे तुम? रूम पे? हॉस्टल में? कहाँ है हॉस्टल? अपना ही हॉस्टल है ना। शाम को हम मिलेंगे बेटा। हाँ, लेके आएंगे बेटा, बता देना क्या लाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर
अवेयरनेस। हमने बोला कि हमारी सामाजिक रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती जो है बढ़ती हुई जनसंख्या भी है कि नहीं? हाँ, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है तो उसका दबाव पड़ता है। किसके ऊपर दबाव पड़ता है? समाज के ऊपर, सरकार के ऊपर। जैसे एक दो पॉइंट समझिएगा। किसी परिवार में जब कोई बच्चा जन्म लेता तो उस बच्चे की परवरिश का दबाव केवल उस परिवार पर नहीं होता। परिवार पर दबाव तो तब तक है जब तक वो बच्चा घर के अंदर है। जब वो घर से बाहर निकलेगा तो उसे सुख सुविधाएं चाहिए। जब घर से बाहर निकलेगा, चलने के लिए सड़क चाहिए। सड़क कौन बनवा के देगा? उसे स्ट्रीट लाइट चाहिए। रास्ते पे अंधेरा होता है, स्ट्रीट लाइट चाहिए। लाइट कौन लगा के देगा? उसे पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए। स्कूल कौन देगा? प्राइवेट भी हो सकता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज की सीट भी चाहिए। अब मेडिकल कॉलेज की सीट प्राइवेट में 1.5 करोड़ की है। प्राइवेट कॉलेज में कितनी है? 1.5 करोड़ की। ये उसके परिवार वाले नहीं देंगे। ये तो बोलेंगे बेटा मेहनत कर और सरकारी कॉलेज निकाल ले। तो उसका दबाव किसके ऊपर पड़ा? फिर कहेगा नहीं हम, या मान लो मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ाई करने के लिए बड़े कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए कि नहीं? विश्वविद्यालय कौन देगा? सरकार। फिर कहेगा हमको नौकरी भी चाहिए। बहुत बेरोजगारी है, पटवारी फार्म नहीं निकल रहा है, तो सरकारी नौकरी भी चाहिए। फिर वो नौकरी कौन देगा? तो कुल मिलाकर सरकार से पूछ के पैदा किए थे। जब सारी जिम्मेदारी सरकार पूरी करेगी, जब सारी जिम्मेदारी सरकार पूरी करेगी, नहीं हम, जब सारी जिम्मेदारी सरकार पूरी करेगी तो सरकार पर दबाव पड़ेगा ना, और सरकार पर दबाव पड़ेगा यानी देश पर दबाव पड़ेगा। अब भारत ऐसा देश है जहां पर 70% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की। कितनी प्रतिशत? ऐसा दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है। दुनिया में सबसे यंग पॉपुलेशन अगर किसी देश की है तो वो भारत की है। यहां की 70% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। अब सोचो, हमारे पास सबसे यंग पॉपुलेशन है। मैनवर्क मतलब जो बोलते हैं ना कि लोगों की उपलब्धता ज्यादा है जिनसे काम लिया जा सके, लेकिन लोग काम करने को तैयार नहीं। लोग काम करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? आप लोग भी अपने घर में, अपने आसपास देखोगे, ऐसे कई लोग आपको दिख जाएंगे जो बहुत पढ़े लिखे हैं, 1-2 डिग्री है, कर लिए हैं, नौकरी नहीं मिली, अब घर पे पड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे उदाहरण आपके घर के आसपास भी मिलेंगे। मिलते हैं कि नहीं मिलते? इसीलिए कहा जाता है भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पर 30-35 साल के सांड पाले जाते हैं जो कुछ काम नहीं करते। इनको हम यही बोलते हैं कि भाई घर वाले उनको पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेजा, गए बाहर, पढ़ाई लिखाई की, कुछ नहीं किया और वापस आ गए। और अब घर में, मेरे भी घर में है, खानदान में, मतलब परिवार जो है बड़ा परिवार है और हमारे यहां भी है, तो ये हर घर में मिल जाएंगे। कुछ नहीं कर रहे हैं, जीवन बीत गया। उनका जन्म ही केवल जनगणना और आधार कार्ड के लिए हुआ है कि जनगणना में नाम जुड़ जाए और आधार कार्ड बन जाए। आयुष्मान भी बनने लगा है आजकल, चलो आयुष्मान भी बन जाए। जीवन का उद्देश्य ही इतना है।
अब ऐसे लोगों को अगर ऐसे लोगों का उपयोग ना किया जाए तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि देश की आर्थिक उन्नति में ऐसे लोगों का काम करना बहुत जरूरी है, और काम करने को तैयार है नहीं। अलाल एक नंबर के, आलसी एक नंबर के हैं, काम करने को तैयार नहीं। ऐसे लोगों को कैसे जागरूक करोगे? क्योंकि सारा ज्ञान उनने अपने अंदर ही समा रखा है। और हर जगह, हर गांव में, हर क्षेत्र में ऐसे लोग पाए जाते हैं। लेकिन यही चुनौती है और इसी चुनौती से लड़ना है। और शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लिखिए। लिखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसी क्रिया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसी क्रिया है जिससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसी क्रिया है जिससे सामान्य रचनात्मक और क्रियात्मक, जिससे सामान्य रचनात्मक और क्रियात्मक जनन अंगों युक्त जनन अंगों युक्त जनसंख्या का निर्माण किया जाए जिससे जनन रूप में स्वस्थ समाज विकसित हो, जिससे जनन रूप में स्वस्थ समाज विकसित हो, जिससे जनन रूप में स्वस्थ समाज विकसित हो। ठीक है। अगला पॉइंट, WHO के अनुसार किसी भी जनसंख्या में जनन के संदर्भ में भौतिक, भावनात्मक, व्यवहारिक एवं सामाजिक, भौतिक, भावनात्मक, व्यवहारिक एवं सामाजिक सामान्य स्थिति को विकसित करना, जिससे जनन रूप में स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके, अगला पॉइंट, भारत दुनिया के ऐसे कुछ शुरुआती देशों में शामिल है। भारत दुनिया के ऐसे कुछ शुरुआती देशों में शामिल है जिन्होंने
जिन्होंने सबसे पहले, शुरुआती देशों में शामिल है जिन्होंने सबसे पहले जनन स्वास्थ्य को लेकर, जिन्होंने जनन स्वास्थ्य को लेकर प्रयास प्रारंभ किए, जिन्होंने जनन स्वास्थ्य को लेकर प्रयास प्रारंभ किए। अगला पॉइंट, भारत में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम जनन स्वास्थ्य के लिए, भारत में सर्वप्रथम जनन स्वास्थ्य के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जनन स्वास्थ्य के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में शुरू हुआ था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में शुरू हुआ था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में शुरू हुआ था। इसे बाद में आरसीएच प्रोग्राम, आरसीएच प्रोग्राम मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसे बाद में आरसीएच प्रोग्राम या रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के रूप में रूपांतरित किया गया। अगला पॉइंट, इस कार्यक्रम में लोगों को जनन स्वास्थ्य, इस कार्यक्रम में लोगों को जनन स्वास्थ्य एवं उससे जुड़ी क्रियाओं के बारे में जागरूक करना, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल, नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल एवं उसके बारे में जागरूक करना, अगला पॉइंट, भारत में जागरूकता के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, जिसमें प्रचार के माध्यम से, स्लोगन एवं नारों के माध्यम से, रेडियो एवं टेलीविजन के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया जाता है।
रेडियो एवं टेलीविजन के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। अगला पॉइंट, इसी जागरूकता के प्रयास में इसी जागरूकता के प्रयास में स्कूल शिक्षा, इसी जागरूकता के प्रयास में स्कूल शिक्षा एवं सिलेबस में स्कूल शिक्षा एवं सिलेबस में सेक्स एजुकेशन, स्कूल शिक्षा एवं सिलेबस में सेक्स एजुकेशन, स्कूल शिक्षा एवं सिलेबस में सेक्स एजुकेशन को सुमेलित किया गया। सेक्स एजुकेशन को सुमेलित किया गया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग 12वीं पढ़ के स्कूल से निकल गए होंगे, लेकिन कभी भी सेक्स एजुकेशन पे आपको एजुकेशन नहीं मिला हो। मिला क्या? जहां कहीं, ध्यान से सुनो, ऐसा होता है स्कूलों में भी, और हम बात कर रहे हैं जो उसको समझना। स्कूलों में भी अगर कभी ऐसा नाम आ गया सेक्स एजुकेशन, या कोई ऐसा संदर्भ आ गया, ठीक है, आधे लोगों को तो प्यास लग जाती है, पानी पीने के लिए चले जाते हैं। अब जैसे कई ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि घर में ही आप मान लीजिए, घर में आप बैठे हो, घर परिवार के सब लोग बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं, अचानक से कॉन्डोम का ऐड आ गया, आधे लोग प्यास लग जाती, तुरंत पानी पीने चले जाते, आधे लोग रिमोट ढूंढने लगते हैं, अरे चैनल चेंज करो। अरे भाई, वो ऐड जो आ रहा है उसका कुछ उद्देश्य है, वो क्यों आ रहा है उसको जानने का प्रयास, उसके पीछे एक शिक्षा छुपी हुई है, या जो अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करने के लिए जो अभियान आते हैं उससे संबंधित कुछ प्रसार प्रसार आने लगा तो भी। और गलती से बायो के टीचर तो फिर भी थोड़े से समझदार होते हैं क्योंकि सब्जेक्ट ही है, गलती से मैथ्स या फिजिक्स के टीचर के सामने सेक्स का नाम आ जाए, सेक्स ये शब्द आ जाए, उनको तो ऐसा लगता है कुछ लोगों की धरती यहीं फट जाए और मैं इसी में समा जाऊं, है ना। मैथ्स वालों को एलर्जी रहती है सबसे, है ना। तो भैया ये बताओ, अगर कोई पूछे कि ये जो स्कूल शिक्षा है उसमें सेक्स एजुकेशन को क्यों लाया गया है, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा, कोई डिस्कशन नहीं। लेकिन ये इसीलिए जागरूक कर, क्योंकि बहुत सारे मिथक हैं, बहुत सारी ऐसी धारणाएं लोगों की बनी हुई है, और सेक्स एजुकेशन उन्हीं धारणाओं को, उन्हीं मिथक को दूर करने का प्रयास कर रहा है। तो इसलिए ना, कभी भी ऐसा संदर्भ आता है तो उससे रिलेटेड पॉइंट पर डिस्कशन करना चाहिए। और कई ऐसे मिथक जो है वो दूर होते, कई बार मन में झिझक भी होती कैसे बोले, लेकिन कई बार वो झिझक दूर भी होती। तो अब ये जिम्मेदारी स्कूल की थी, स्कूल ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं, और अभी सिलेबस में आ गया है क्योंकि कंपटीशन में आएगा, और उसके बाद मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे तो वहां खुद तुम जिम्मेदार हो जाओगे। तो अब जब तुम्हारे ही पास जानकारी नहीं रहेगी, तो जब तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे, वहां जिम्मेदार हो जाए, तो वहां कौन जानकारी देगा तुम। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सेक्स एजुकेशन में है और हमारे सिलेबस में है, जो हमें जाननी चाहिए। तो क्या लिखा गया अपन ने,
लास्ट पॉइंट क्या लिखा? सुमेलित किया गया। लिखो, इसके उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। अगला पॉइंट, सेक्स एजुकेशन का क्या उद्देश्य है? लिखो, इसके उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। पहला लिखो कि सेक्स के संबंध में सही जानकारी उपलब्ध कराना। सेक्स के संबंध में सही जानकारी उपलब्ध कराना। दूसरा पॉइंट, सेक्स से संबंधित कई मिथक, सेक्स से संबंधित कई मिथक एवं भ्रांतियों को दूर करना। कई मिथक एवं भ्रांतियों को दूर करना। तीसरा, एडोलेसेंस की आयु में, एडोलेसेंस पढ़ा था ना, 12 से 18 वर्ष की वो अवस्था। देखो, एडोलेसेंस की आयु में आने वाले परिवर्तन से अवगत कराना। एडोलेसेंस की आयु में आने वाले परिवर्तन से अवगत कराना। आने वाले परिवर्तन से अवगत कराना। अगला पॉइंट, युवाओं को एसटीडी एवं अन्य बीमारियों के बारे में, युवाओं को एसटीडी एवं अन्य बीमारियों के बारे में अवगत कराना। एसटीडी एवं अन्य बीमारियों के बारे में अवगत कराना, ये उद्देश्य रहा है किसका? सेक्स एजुकेशन। अगला पॉइंट, बढ़ती हुई जनसंख्या, ये नहीं, ये इसका पॉइंट नहीं, अलग से है ये, बस ये 3 ही पॉइंट थे इसकी। अलग लिखो, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या जागरूकता अभियान में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बढ़ती हुई जनसंख्या जागरूकता अभियान में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बढ़ती हुई जनसंख्या जागरूकता अभियान में बहुत बड़ी चुनौती है। अगला पॉइंट, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। देखो, इसके कुछ आंकड़े निम्न प्रकार से, इसके कुछ आंकड़े निम्न प्रकार से, इसके कुछ आंकड़े निम्न प्रकार से हैं। देखो, सन 1900 में विश्व की जनसंख्या, सन 1900 में विश्व की जनसंख्या 2 बिलियन थी। 2 बिलियन, 2 बिलियन मतलब 200 करोड़, 2 बिलियन थी, जो सन 2000 तक, जो सन 2000 तक 6 बिलियन के ऊपर चली गई। जो सन 2000 तक 6 बिलियन के ऊपर चली गई। तो 100 सालों में कितनी वृद्धि हुई? 3 गुना। 1900 में 2 बिलियन और सन 2000 में 6 बिलियन। ये विश्व की जनसंख्या है भाई। अगला लिखो, भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या आजादी के समय,
भारत की जनसंख्या आजादी के समय 350 मिलियन थी, यानी 35 करोड़। भारत की जनसंख्या आजादी के समय यानी 1947 की बात हो रही है, 350 मिलियन थी, यानी ब्रैकेट में ना 35 करोड़, जो मई 2000 मई का महीना सन 2000 में 1 बिलियन को, मई 2000 में 1 बिलियन को क्रॉस कर गई। अब ध्यान से देखो इस आंकड़े को ध्यान से देखो। विश्व की जनसंख्या 100 सालों में 3 गुना बढ़ी और भारत की जनसंख्या 53 सालों में 3 गुना बढ़ी, यानी 100 साल से लगभग आधे पे जाएंगे ना। और आज हम दुनिया में नंबर 1 है। हाँ, चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया है। जनवरी 2024 में भारत दुनिया में नंबर 1 बन चुका है। तो लिख लो इस पॉइंट को। अच्छा, ये जो आंकड़ा है, इस आंकड़े की बात करें कि 2000 में विश्व की जनसंख्या 6 बिलियन और भारत की जनसंख्या 1 बिलियन। उस समय दुनिया का हर 6वां भारतीय था। उस समय दुनिया का हर 6वां भारतीय था। बहुत जल्दी हर 5वां भारतीय होने वाला। लिखो इस पॉइंट को कि जनवरी सन 2024 में 1.44 बिलियन के साथ, जनवरी 2024 में 1.44 बिलियन के साथ 1.44 बिलियन के साथ भारत दुनिया में नंबर 1। भारत दुनिया में नंबर 1 बन चुका है। हाँ, चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया और अगले कम से कम 100-200 साल तक तो नंबर 1 रहेगा। ठीक है, क्या समझे? जैसे एक आंकड़ा बता रहे हैं हम तुम लोग को, ध्यान से सुनना। प्रतिदिन भारत में लगभग 1 करोड़ लोग ट्रेनों से यात्रा करते हैं। ट्रेन में यात्रा करते हैं 1 करोड़। कई देशों की जनसंख्या 1 करोड़ नहीं है, जितने हमारे यहां रोज ट्रेन में बैठे रहते हैं। कई देशों की जनसंख्या 1 करोड़ नहीं है, जितने लोग हमारे यहां रोज ट्रेन में बैठे रहते हैं, उनका जीवन ही ट्रेन में उस समय चल रहा होता है। एक हमारे देश का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जो 144 करोड़ है ना, उसमें से 25 करोड़ वही है। 144 करोड़ में से 25 करोड़ वही। ध्यान से सुनना, यदि हम उत्तर प्रदेश को भारत से अलग करके एक देश घोषित कर दें तो दुनिया का 7वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। यह हंसने वाली बात नहीं है, गर्व करने वाली बात है। अगर हम ये बोल दें कि उत्तर प्रदेश को हम एक देश बना रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश का मुखिया होगा, क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। सोचो, वो दुनिया के 7वें सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश का राष्ट्राध्यक्ष बन जाए। यूरोप के 19 देश मिला लो, यूरोप के 19 देश मिला लो तो उतनी जनसंख्या नहीं जितनी उत्तर प्रदेश की है। 19 देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उतनी पॉपुलेशन मैनेज नहीं करते जितनी वो एक व्यक्ति करता। आई बात समझ में? मध्य प्रदेश की जनसंख्या अभी कम है, 10 करोड़ के लगभग है।
कितनी है? 10 करोड़। यूपी की तुलना में तो अभी कम ही है, आधे से भी कम है ना। यूपी में तो भाई साहब जो सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य जो हैं उसमें नंबर 1 है यूपी, दूसरा मुझे नहीं मालूम। नहीं, बिहार नहीं, बिहार में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, जनसंख्या उतनी नहीं है। मेरे ख्याल से दूसरा जाएगा महाराष्ट्र, मुझे जहां तक उम्मीद है। हालांकि मैं जीके का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो बात है सो है। अब बोलते हैं सर जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? कारण क्या है भाई? टेलीविजन ओरिजिन था नहीं, बढ़ गई जनसंख्या। या तो डार्विन के ज्यादा अनुयायी थे। डार्विन सुना? डार्विनवाद का पहला नियम याद करिए, ओवर प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन। डार्विन ने बोला जनसंख्या बढ़ाओ, भारत ने उनको ज्यादा गंभीरता से ले लिया, इतना बढ़ाया कि नंबर 1 बन गए। नहीं हो सकता ये। नहीं, वो तो और भी कारण है, वो अकेले भारत की थोड़ी हैं, और भी कारण है। इसका कहना है ज्यादा साइंटिफिक शब्दों पे वो जा रही थी, हम उस पे भी आएंगे। वो तो पूर्ण रूप से अगर ओवरऑल देखें, ओवरऑल सभी तथ्यों को अगर ध्यान में रखें, तो जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसके 2-3 बड़े मुख्य कारण हैं। एक, चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि। पहले चिकित्सा सुविधाएं इतनी थी नहीं, लोग ज्यादा मरते थे। चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि हुई, मरने वाले कम हो गए। पहले क्या होता था, आज से 20-25 साल पहले किसी का तबीयत खराब हुआ, उसको अस्पताल लेके भागे रास्ते में ही। जैसे मैं जिस जिले से आता हूं, हमारे जिले का नाम है आजमगढ़। आज हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज, पीजीआई और अस्पताल अच्छे हैं, लेकिन अभी भी हमारे यहां से अच्छे अस्पताल हमारे यहां से 100 किलोमीटर दूर बनारस में है। बनारस सुने ही होगे, है ना। वहां जो मरे तो सीधे मोक्ष जाता है, ऐसा बोला जाता है, सुना ही नहीं। तो बनारस में जो सबसे अच्छा अस्पताल है वो बीएचयू है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है, जो अस्पताल है, वो वहां का सबसे अच्छा अस्पताल माना जाता है। बहुत अच्छे डॉक्टर थे। तो हमारे यहाँ से किसी को भी कोई सीरियस हुआ तो उसको कहाँ लेके जाओ? और ये कहानी मैं अभी बता रहा हूँ, 2015 तक यही चला है, अभी भी चल ही रहा होगा। उसको लेके जाओ बनारस। बनारस है कितना? 100 किलोमीटर। बनारस में बीएचयू तो है ही, बगल में घाट भी है। कभी कभी गाड़ी जाती है बीएचयू को और रास्ते में मुड़ जाती है। तो हमारे यहाँ लोग ऐसे बोलते थे, मतलब अब जोक में कहते थे, बनारस ले जाओ, पहुंच गए तो ठीक, नहीं तो बाएं मुड़ जाना। बाएं मतलब सुना है ना, बड़े फेमस घाट, बनारस के घाट तो सुने ही होंगे। वहां 2-3 बड़े फेमस घाट हैं। एक हरिश्चंद्र घाट, जहां राजा हरिश्चंद्र चौकीदार थे। कहानी सुनिए, राजा हरिश्चंद्र चौकीदार, वो वही है, बनारस में ही है, लेफ्ट में। आगे जाओ, एक मणिकर्णिका घाट, ये भी बड़ा फेमस। ऐसा माना जाता है कि वहां जो मरे वो सीधे कहाँ जाता है। हाँ, और मानने वाले वहां नहीं मरते, वो मानते ही रह जाते हैं। तो ऐसे जाओ और ऐसे मुड़ जाओ। अभी अभी मैं बनारस गया था 12 तारीख को, बताया था कि नहीं तुम लोग को? 3 दिन मैं बनारस घुमा हूं, 3 दिन। एक दिन तो मैं पूरे घाट घुमा, बनारस के घाट। मेरा पुरानी आशिकी है बनारस के साथ, गलत नहीं समझो। बनारस शहर मेरा दूसरा प्रेम।
पहला तो आजमगढ़ यार, जहां पैदा हुए वही। क्योंकि देखो, वो शहर आप कभी नहीं भूलोगे जहां पे आप जवान हुए, उस शहर का योगदान अलग रहता है। जहां आप बचपन से जवानी में प्रवेश किए, बनारस तो तब पहुंचे ना जब जवान हो गए थे, लेकिन आजमगढ़ वो शहर, वो तो पहला प्यार, तो दूसरा प्यार बनारस, तीसरा भोपाल, चौथा भी है नहीं। हाँ हाँ, बाकी तो गिनती नहीं है, कईयों के तो नाम भी भूल गए। एक दिन याद करने की कोशिश कर रहे थे, क्या नाम था, नहीं याद आया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नहीं, बहुतों के वॉलपेपर बने, हम घूम रहे हैं, हमको मालूम है। कईयों ने हमको वॉलपेपर बना के रखा है, बहुत पुरानी फोटो हैं हमारी वॉलपेपर, 10 साल से वॉलपेपर बने हुए हैं, ज्यादा भी हो सकता है, डिमांड बहुत है। चलो आगे बढ़ो। तो बोला कि बनारस गए तो जब चिकित्सा सुविधाओं में सुधार आएगा, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होगी, तो मरने वालों की संख्या कम हो जाएगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी। चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि से जो नवजात शिशुओं की मृत्यु होती थी, उनकी मृत्यु दर भी कम होगी, और जो ऐसी महिलाएं जिन्होंने शिशुओं को जन्म दिया हो, जिसको बोलते हैं, उनकी भी मृत्यु दर ज्यादा थी, प्रसूता मृत्यु दर बोलते हैं, या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो वो भी ज्यादा थी। चिकित्सा सुविधाएं बढ़ने से वो मृत्यु दर भी कम हुई, और मृत्यु दर कम हुई तो जनसंख्या और बढ़ी। तीसरा आता है कि जीवन जीना आसान हो गया, अच्छी सुख सुविधाएं विकसित हुई, जीवन आसान हुआ, कम संघर्षमय हुआ। जैसे कि हम लोग सुनते हैं, आप कभी भी अपने घर में बूढ़े बुजुर्ग से बात करो तो हर आदमी यही बोलता है कि हम नदी पार करके स्कूल जाते थे पढ़ने, नदी पार करके, जंगल पार करके, है ना, दो चीज जरूर होती थी कि नदी और जंगल पार करके स्कूल जाते थे। हमारे पिताजी ने भी यही बोला। अब मेरे गांव के पास न नदी थी न जंगल था, तो हमने पूछा आप ये नदी और जंगल कौन सा पार करके जाते थे? तो उन्होंने बोला नहीं, हम साइकिल से स्कूल जाते थे। हमने कहा साइकिल? अब वो पिताजी हमको उसमें संघर्ष दिखा रहे थे अपना, कि हम साइकिल से स्कूल जाते थे, 35 किलोमीटर साइकिल चलाकर हम स्कूल जाते थे। तो हमने बोला मैं मॉर्निंग वॉक में सुबह 50 किलोमीटर चला लेता हूं। और 1975 और 80 के बीच में साइकिल होना ही बहुत बड़ी बात थी। आज का बुलेट, उस समय अगर आप साइकिल से स्कूल जा रहे हो मतलब आप बुलेट से स्कूल जा रहे हो। तो और ये बहाना अब नहीं चलेगा कि हम 35 किलोमीटर साइकिल चला के जाते थे। मैंने कहा मैं सैटरडे संडे जब भी रहता है सुबह साइकिल उठाता हूं तो 50 किलोमीटर में साइकिल चलाता हूं, ऐसे ही मॉर्निंग वॉक में। देख के नहीं लगता, देख के नहीं लगेगा तब जब किसी दिन साइकिल के साथ मेरे साथ चलो, है ना, साइकिल उठाओ मेरे साथ आओ, फिर सुबह चलते हैं 40-50 किलोमीटर का एक वार्म अप स्प्रिंट मार के आते हैं, चलते हैं, देखते हैं कैसा लगता है ना। उसके लिए बेटा 2 आत्माएं रखना, एक तो बीच में ही शरीर छोड़ के चली जाएगी, दूसरी रख लेना जिसको फिर, है ना, ट्रांसप्लांट कर लेना। तो हमने कहा ये भी लग्जरी आपकी नहीं चलेगी। तो मेरे पिताजी अब कुछ बोल ही नहीं पाते हैं कि क्या बहाना बताए। हमने कहा ऐसा, न मेरे गांव के बगल में नदी है और न स्कूल और जंगल है, तो कौन सा नदी और कौन सा जंगल आप पार करते थे? हाँ, मेरी माता जी की पढ़ाई भोपाल में ही हुई है। उन्होंने यहीं से अपना MLB कॉलेज है, सुना होगा MLB कॉलेज, वहीं सर शुरुआती स्कूल शिक्षा उनकी हुई। नूतन स्कूल है क्या? नूतन नहीं, नूतन नहीं, नूतन कॉलेज है।
सरोजनी नायडू स्कूल है, सरोजनी नायडू स्कूल, और फिर MLB कॉलेज से उनकी पढ़ाई हुई। तो हमारी माता जी ने कभी बहाना नहीं मारा, उन्होंने कहा है ये सब फालतू वाले काम हमारे यहाँ नहीं होते थे, हम बहुत बढ़िया स्कूल और कॉलेज से पढ़े, उस समय का टॉप था। ये तुम्हारे पापा ही हैं जो नदी पहाड़ और पढ़ने जाते थे। इनसे पूछो कौन सा नदी पार करते, अगर नदी पार कर जाते तो स्कूल तो नहीं जाते थे। तो न नदी मिला न जंगल मिला, बाकी की कहानी अगली क्लास में।